पर्पस क्या होता है जॉब एनालिसिस करने का, है ना। हमने पहले भी देखा था चार्ट, जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन निकल के आ रहा था, तो वहां पे जो हमने चार्ट देखा था उसी के जो पॉइंटर्स थे आगे, उन्हीं को हम वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जो स्पेसिफिकेशन निकल के आया उससे हम सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम हमें ये जॉब एनालिसिस से जो इन्फॉर्मेशन हमारी कलेक्ट हुई है वो हमें बहुत काम आती है। क्यों? क्योंकि हम जॉब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ पर्सनल विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब, है ना। कि हमें कितने नंबर में और किस टाइप के एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो हम स्टाफिंग करने के पहले वो देखेंगे ना, वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और वो हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, जॉब एनालिसिस से मिलेगी। जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर वेरी नेसेसरी फॉर योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वहीं से निकल के आएगा ना उस जॉब पे क्या काम करना है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें जॉब एनालिसिस बहुत मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्या यूज है इसका, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पहले भी मैंने बोला था बीच में कि हमको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है जॉब एनालिसिस। क्योंकि किस टाइप के लोगों को रिक्रूट करोगे, आपको ना एक ब्लूप्रिंट टाइप का बना के दे देता है जॉब एनालिसिस, कि भाई रिक्रूटमेंट में आपको ये रिक्वायरमेंट है, तो जब आप एडवर्टीजमेंट पोस्ट करोगे तो आप उन रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखो कि भाई हमें ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें आपके अंदर ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली आईटी स्किल, ये वाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और यू मस्ट बी विलिंग टू वर्क इवन, मतलब रीलोकेशन के लिए आप विलिंग हो। वो सारी चीजें आपको फैक्टर्स आपके जॉब एडवर्टीजमेंट में दे देना चाहिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से निकल के आएगी, आपके जॉब एनालिसिस। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है ना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी जॉब एनालिसिस हमें कैसे मदद करता है, इट हेल्प्स टू नो what a given job demands from the incumbent in terms of knowledge and skills, and training and development program can be designed depending on the job requirements. Selection of trainees is also facilitated by job analysis, क्योंकि जब हमको job analysis से क्या information मिल जाती है, knowledge और skills की। ठीक है, तो आगे चल के हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जो स्किल सेट उनके पास है बहुत अच्छी बात है, जो चीज नहीं है वो स्किल्स हम उनमें डेवलप कर सकते हैं। मे बी अब जैसे अपग्रेडेशन हुआ तो कोई नई लैंग्वेज आ गई आईटी में, तो वो उसको ट्रेनिंग देंगे कि वो नई लैंग्वेज सीख ले और उससे रिलेटेड भी कोई काम आए तो वो आगे चल के उसको कर पाए। सिंपल एज दैट, है ना। सो इस तरीके से, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन कहां से निकल के आई, आपके जॉब एनालिसिस के प्रोसेस से। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग आवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल्स। तो जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, ये एक जॉब की वर्थ को बताता है, और उस जॉब की वर्थ को बताता तो है ही है, साथ में दूसरी जॉब से भी कंपेयर करता है कि भाई दूसरी जॉब के कंटेक्स्ट में ये जॉब कितनी वर्दी है और कितनी वर्दी नहीं है। और इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर जॉब पे जो व्यक्ति काम करेगा उसकी वेज या सैलरी क्या होगी। क्योंकि हर एक पोजीशन की वेज और सैलरी अलग अलग होती है ना, कि जो सैलरी एक सीईओ को मिलती है वो सैलरी एक प्यून को तो नहीं मिलती ना। क्यों? क्योंकि वर्थ ऑफ द जॉब्स इज डिफरेंट, द काइंड ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी परफॉर्म बाय द टू पीपल आर डिफरेंट। और ये सारी रिलेटिव वर्थ जो है कहां से निकल के आती है, आपके जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो जॉब इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, इसमें भी हमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत काम आता है, जो कि जॉब एनालिसिस से आता है ना। आप कैसे निकालोगे रिलेटिव वर्थ, उसके लिए आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन वहां पे हमें बहुत हेल्प करता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिमुनरेशन, है ना। रिमुनरेशन की बात की, जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम सैलरी और वेज डिफरेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, वेज और सैलरी ग्रेड्स बना देते हैं जॉब इवैल्यूएशन में। सो एम्प्लॉइज नीड्स टू बी कॉम्पनसेटेड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ जॉब विच दे ऑक्यूपाई। कौन से ग्रेड की जॉब वो ऑक्यूपाई करते हैं उसी के बेसिस पे उसको उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। और रिमुनरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपकी कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स रहते हैं, कुछ बोनस रहते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ना। ये रिमुनरेशन वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे डिटेल में। Clearly, remuneration must be based on the relative worth of each job, and ignoring this basic principle results in inequitable compensation. अगर हमने ये चीज को इग्नोर कर दिया तो आपका inequitable
कॉम्पनसेशन हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना? इक्विटी होनी चाहिए आपके कॉम्पनसेशन में। अ परसेप्शन ऑफ इनइक्विटी इज अ श्योर वे ऑफ डिमोटिवेटिंग एन एम्प्लॉय। अगर इनइक्विटी रहेगी तो वो आपके एम्प्लॉय को डिमोटिवेट करेगा। सो रेम्युनरेशन को डिजाइन करने में भी हमें ये जो प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का बहुत हेल्प करता है कि भाई रिलेटिव वर्थ निकालें, उसके बेसिस पे उसके वेज और सैलरीज को डिसाइड करें। सो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दीज फंक्शंस। देन कम्स योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? यहाँ पे हम असेसमेंट कर रहे हैं कि जो वो एम्प्लॉय एक्चुअली में क्या परफॉर्म कर रहा है और उससे एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है ना? इसी के असेसमेंट को परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। और ये जो असेसमेंट है ये बेस बनता है किस चीज का? प्रमोशन देने के लिए। कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो उससे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही एक बेस बनता है किस चीज का? ट्रांसफर्स का, कि भाई किस एम्प्लॉय को किस जगह ट्रांसफर करना है ना? कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें समझ में आता है कि भाई ये एम्प्लॉय यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है, वहां पे ऐसा काम करता था, तो इसको कहाँ रखना ठीक है ना? और साथ ही साथ में ये हमारी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो मैंने पहले भी देखा, उसमें भी हमें हेल्प करता है। सो जॉब एनालिसिस फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल इन एज मच एज इट हेल्प्स फिक्स स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस, है ना? क्योंकि परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स भी फिक्स करने में हमें जॉब एनालिसिस मदद करेगा, और आगे जब स्टैंडर्ड्स फिक्स हो जाएंगे तो उसके परफॉर्मेंस को असेस करने में भी हमें जॉब एनालिसिस ही मदद करता है। कैसे? क्योंकि जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और उसी के बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, राइट? सो ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल में कंट्रीब्यूशन जॉब एनालिसिस। देन कम्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। Organizations generally maintain computerized personal information system, and such information system is useful as it helps, number one, to improve the administrative efficiency by speeding up the provision of data, by reducing the resources required to carry out routine administration, and by freezing the resources for higher value activities which are fundamental to the success of the organization, है ना? सो पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो ये हमें मदद करेगा कि हर हर ऑर्गेनाइजेशन ये पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है इन अ कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट। तो ये क्या करता है? ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है बाय स्पीडिंग अप द प्रोसेस, है ना? एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है ताकि हम अपनी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को रेगुलरली कर सके, रेगुलेट कर सके। ठीक है? सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट, इंफॉर्मेशन विच गिव्स अ फैक्चुअल बेसिस for decisions concerning the planning, acquisition, development, utilization and remuneration of human resources. तो ये हमें एक जॉब एनालिसिस जो है हमें एक बेस की तरह एक्ट करता है जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिसीजंस ले सकें, है ना? और वो कौन से डिसीजंस होते हैं? हमारे प्लानिंग के, रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, डेवलपमेंट के, हमें क्या रेम्युनरेशन देना है, तो उस सबका बेस ये बनता है। तो ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी सेफ्टी और हेल्थ। The process of conducting a detailed job analysis provides an excellent opportunity to uncover and identify the hazardous conditions and unhealthy environmental factors जैसे कि noise, heat, fumes, dust। इन ये hazard conditions को identify करने में हमें help करता है job analysis, है ना? क्योंकि वो वर्किंग कंडीशन भी बताता है ना कि उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो कहाँ काम करेंगे। जैसे कोल माइन में लोग काम करते हैं, है ना? कुछ लोग अबव द कोल माइन काम करते हैं, कुछ लोग बिलो द कोल माइन काम करते हैं, कुछ लोग सैंड में काम करते हैं, कुछ लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्या हजार्ड्स कंडीशंस हो सकती हैं, किस अनहेल्दी एनवायरनमेंट में उनको काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें निकल के कहां से आएंगी? जॉब एनालिसिस से। और जब ये इंफॉर्मेशन निकल के आती है, सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक दी करेक्टिव मेजर्स ताकि हम उसके इफेक्ट को मिनिमाइज या अवॉइड कर सके कोई भी ह्यूमन इंजरी को, है ना? तो उसके लिए हम सेफ्टी, बहुत सारी आप इंडस्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे जहाँ पे इस टाइप का काम होता है, तो वहां पे होर्डिंग्स और बोर्ड्स लगे रहते हैं, है ना? एंट्रेंस प्रोहिबिटेड, है ना? डेंजर। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग एक बार टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए थे विजिट के लिए, तो वहां पे उन्होंने हमको ना रबर के कुछ अलग मटेरियल के शूज और जैकेट्स दी थी कि भाई आप अंदर जाओगे, अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी जो उनका प्रोडक्ट है वो अगर ऊपर गिर गया तो वो कभी नहीं निकलेगा।
उसके लिए वो क्या था उनका, वो रबर का जो कोट और जो शूज़ और वो पूरा उनका अटायर था, वो उनका एक सेफ्टी मेजर था, है ना? और वो कहाँ से निकल के आया होगा जब उन्होंने देखा होगा कि इस काम को करने के लिए क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है और किस टाइप की कंडीशन में काम करना पड़ता है, किस प्रोडक्ट से उनका एक्सपोज़र रेगुलरली होता है। उसके बाद वो करेक्टिव मेजर उन्होंने लिया कि भई इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ नॉर्मल अटायर, लेट्स वेयर द अटायर्स ऑफ रबर और समथिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स द पर्टिकुलर पर्सन हू इज़ एंटरिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो ये सारी चीजें हमें जॉब एनालिसिस से निकल के ही आती है और ये सारी यूजेस हैं जॉब एनालिसिस के जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे अलग अलग फंक्शंस ऑफ दी एच